हेलो दोस्तों, तो वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ दिस सेशन। तो अभी जैसे मैंने कहा कि कल के वीडियो में कल का मैंने डिफरेंशिएशन का मैथमेटिक्स का वीडियो डाला था। आज हम लोग केमिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे और साइमल्टेनियसली ऐसे ही जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, इजी चैप्टर्स है, उसका हम लोग रेगुलर पोस्टिंग करेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री, दैट इज़ फ्रॉम केमिकल काइनेटिक्स, लेसन नंबर 6। ओके, तो मैंने जितना भी ट्राई किया है इस लेसन को थोड़ा सा ईजी बनाऊँ, और जैसे मैंने नोट्स बनाए हुए हैं वो आपको नोट्स मैं दे दूंगा, पीडीएफ में मिल जाएंगे आपको। पर आपका ये अप्रोच होना चाहिए कि अभी हम लोग जब स्टार्ट करेंगे इसको पढ़ना, तो मैं आपको इस वे से पढ़ाऊंगा कि आपको ये केमिकल काइनेटिक्स का लेसन अच्छे से आए। ओके, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है, बहुत ही ईजी अंडरस्टैंडिंग है, इसीलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखते हैं फिर पहले केमिकल काइनेटिक्स का डेफिनेशन से पहले जाते हैं हम लोग। तो व्हाट इज़ केमिकल काइनेटिक्स? केमिकल काइनेटिक्स, अभी सबसे पहले हम लोग अगर केमिकल काइनेटिक्स के बाद अगर उस नाम को तोड़ेंगे तो केमिकल तुमको पता ही है क्या होता है, जो लेबोरेटरी में मिलता है, जो कोई भी एक पेट्रोल वगैरह, ये सब सारे क्या है, केमिकल है। और काइनेटिक्स मतलब ऐसी चीज़ जो हमेशा किसी टाइम के अकॉर्डिंग वैरी होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, काइनेटिक्स। जैसे मैं बोलूँगा वेलोसिटी, फिर एक्सेलरेशन, दीज ऑल कम्स अंडर काइनेटिक्स। ओके, तो अभी हम लोग देखते हैं कि केमिकल काइनेटिक्स का डेफिनेशन क्या रहेगा। तो इट्स अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जो हमेशा ऐसे फैक्टर्स के साथ डील करेगा जो केमिकल रिएक्शन को अफेक्ट करेंगे। ओके, इट्स अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग देम। तो सारे जो भी रेट रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन? रेट ऑफ रिएक्शन इसका मतलब क्या होता है कि कितने जल्दी ये रिएक्शन हो पा रहा है। रेट हम लोग पूछते हैं ना कि एट व्हाट रेट द बोट इज गोइंग डाउन स्ट्रीम, या फिर एट व्हाट रेट इज द एट व्हाट रेट, मतलब कोई भी चीज़ ऐसे डिक्रीज इंक्रीज हो रही है, उसको हम लोग कैसे कंपेयर करते हैं, रेट से। जैसे अगर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के अंदर भी बहुत सारे सम्स है जो रेट के अकॉर्डिंग रिलेटेड है। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन, द रेट ऑफ रिएक्शन डिस्क्राइब्स हाउ रैपिडली द रिएक्टेंट्स आर कंज्यूम्ड। अभी रिएक्टेंट्स आर कंज्यूम्ड मतलब दीज रिएक्टेंट्स व्हाट आर दिस, सॉरी ये कलर गलत पकड़ लिया मैंने। रिएक्टेंट्स मतलब ऐसे मॉलिक्यूल्स जो रिएक्शन में पार्ट लेते हैं कुछ बनाने के लिए। ओके, जो भी LHS, जैसे ऐसी रिएक्शन होता है LHS से RHS होता है ना रिएक्शन, हमेशा ऐसे जो रिएक्शंस होता है जिसके अंदर ये जो पार्ट है LHS, यहाँ पे ये मेरा रहता है रिएक्टेंट्स। फॉर एग्जाम्पल अगर तुमको चाय बनाना है तो व्हाट आर द रिएक्टेंट्स, तो तुम लोग क्या लोगे, पानी लोगे, फिर चाय पत्ती लोगे, फिर दूध लोगे, दीज ऑल आर रिएक्टेंट्स। ओके, तो जब ये एक साथ जब कंज्यूम हो जाएंगे तो रिएक्टेंट्स क्या हो जाएंगे, कंज्यूम हो जाएंगे, तब जाके क्या होगा, मेरा प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। समझ रहे हो, तब जाके क्या होगा, मेरा प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। फिर अभी व्हाट आर एवरेज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस? व्हाट इज एवरेज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन? अभी एवरेज रेट मतलब कोई भी एक फिक्स मतलब जैसे कि इतने सारे टाइम पे कोई रिएक्शन हो रहा है, तो व्हाट इज एवरेज टाइम? सब टाइम्स को प्लस करेंगे, है ना, सब टाइम्स को प्लस करेंगे और फिर उसको डिवाइड करेंगे कितने बार टाइम आया है, जैसे कि T1 प्लस T2 प्लस T3 अपॉन 3, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एवरेज। तो यहाँ पे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको कि एवरेज रेट इज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्पीसीज। दिख रहा है आपको, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्पीसीज। स्पीसीज यानी कि कौन, रिएक्टेंट। स्पीसीज यानी कि कौन, ये जो है ना रिएक्टेंट्स, इसको हम लोग बोलते हैं स्पीसीज। ओके, तो इनका जब कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा किसी टाइम के अकॉर्डिंग, बराबर ना, चाय बनाने के लिए तो अपने को टाइम तो लगेगा, ऐसे ही थोड़ी बन जाएगा। तो जितना वो टाइम लगता है चाय बनाने को, मतलब वो रिएक्टेंट्स कंज्यूम करने को, तब जाके ही मेरा प्रोडक्ट्स फॉर्म होगा। तो एवरेज रेट इज द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्पीसीज अपॉन चेंज इन टाइम। तो मैंने एक सिंपल रिएक्शन के साथ यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। जैसे कंसिडर अ रिएक्शन दैट इज A गिव्स B, A मतलब रिएक्टेंट एंड B इज अ प्रोडक्ट। तो मैंने पहले ये हाईलाइट कर चुका हूँ मैं। तो मुझे पता है कि मेरा जो A है वो होने वाला है कंज्यूम। क्यों? क्योंकि वो रिएक्टेंट है। अगर वो खत्म नहीं होगा तो B फॉर्म होगा क्या? नहीं होने वाला। तो B फॉर्म नहीं होने वाला। तो देखो मैंने लिखा है एवरेज रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ A। अभी A तो खत्म होने वाला है, मतलब ये खत्म हो जाएगा, मतलब सपोज ये 10 है तो ये 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, ये पूरा खत्म हो गया। आप देख सकते हो ये सीक्वेंस की तरफ, तो ये सीक्वेंस इज डिक्रीजिंग, मतलब ये माइनस हो रहा है, बराबर। ये क्या हो रहा है, माइनस। अगर ये माइनस हो रहा है तो देखिए यहाँ पे मेरा माइनस साइन तुरंत आ गया, दिख रहा है ये माइनस साइन आपको। तो दिस माइनस साइन इंडिकेट्स
दिस माइनस साइन इंडिकेट्स दैट द रिएक्टेंट इज कंज्यूम, द रिएक्टेंट इज कंज्यूम। तो रिएक्टेंट कंज्यूम हो जाएगा। अभी ये जो लिखा है मैंने कंजम्पशन ऑफ ए, और ए को मैंने किसी ब्रैकेट के अंदर डाला हुआ है ना, इस ब्रैकेट को क्या बोलते हैं? तो याद रखिएगा दिस, अगर कोई भी चीज को मैं इस बॉक्स स्क्वायर ब्रैकेट में लिखता हूँ तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन। क्या बोलते हैं? कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन यानी कि अमाउंट, कितना अमाउंट में बैठा हुआ है या फिर कितना अमाउंट है उसका। तो ये अमाउंट तो टाइम के अकॉर्डिंगली डिक्रीज होगा, इसीलिए मैंने क्या लिखा है, माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। ये जो डेल्टा है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है मुझे? चेंज रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? चेंज। क्लियर? तो देखिए जब ये ए कंज्यूम होगा, जब ये ए कंज्यूम होगा तभी ये बी फॉर्म होगा, बराबर ना? जब ये ए कंज्यूम होगा तभी ये बी फॉर्म होगा। इसका मतलब इनका जो भी कंजम्पशन एंड फॉर्मेशन का रेट है वो एकदम ऑपोजिट है। तो अगर इसका नेगेटिव है तो इसका क्या होना चाहिए? बी का पॉजिटिव। यहाँ पे सेंटेंस पढ़िए, एवरेज रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए, एंड यहाँ पे पढ़िए अभी एवरेज रेट ऑफ कंजम्पशन और एवरेज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी। दिख रहा है? एवरेज रेट ऑफ फॉर्मेशन, फॉर्मेशन आ गया ना, एकदम ऑपोजिट। माइनस का क्या हो गया? प्लस, और फॉर्मूला एकदम सेम। क्या होने वाला है? डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डी टी। ओके, सॉरी यहाँ पे डेल्टा टी लिखना चाहिए था मैंने। ओके, डेल्टा टी। ओके, अभी मुझे बताइए, मुझे पूरे रिएक्शन का अगर मुझे रेट लॉ लिखना है, अगर मुझे रेट लिखना है, एवरेज रेट, तो मैं क्या करूंगा? इन दोनों को इक्वल करूंगा। क्यों? क्योंकि एट द एंड मेरा रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट में ही जाने वाला है। क्योंकि अगर सपोज एक प्रोडक्ट फॉर्म हो गया तो वो प्रोडक्ट तुरंत वापस रिएक्टेंट नहीं बन जाएगा। बनने के लिए उसको सर्टेन कंडीशंस लगेंगे, पर बनेगा नहीं। समझ रहे? तो एक बार ये ऐसे रिएक्शन हो गया तो दिस फॉर्मेशन एंड दिस कंजम्पशन शुड बी इक्वल। क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो देखिए मैंने लिखा एवरेज रेट ऑफ टोटल रिएक्शन, देखा एवरेज रेट ऑफ टोटल रिएक्शन इज माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी दैट इज इक्वल टू प्लस डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डेल्टा टी। तो अभी यूनिट्स का बात करते हैं। अभी कॉन्सेंट्रेशन जो होता है, कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कॉन्सेंट्रेशन कितना मोल, अच्छा मुझे बताइए, पानी हम लोग ग्लास में रखेंगे, बराबर, या फिर टंकी में रखेंगे, कहीं भी रखेंगे, तो टंकी का कुछ वॉल्यूम होगा, ग्लास का कुछ वॉल्यूम होगा। वॉल्यूम को हम लोग हमेशा किस में रिप्रेजेंट करते हैं? लीटर में, या फिर मीटर क्यूब में, या फिर डीएम में, डीएम क्यूब में। किसमें? डीएम क्यूब में। तो यहाँ पे जो भी कॉन्सेंट्रेशन रहेगा उसको हम लोग मोल में बोलेंगे। कॉन्सेंट्रेशन किस में प्रेजेंट होता है? कॉन्सेंट्रेशन प्रेजेंट होता है किसी भी वॉल्यूम में, उसको क्या बोलेंगे? डीएम क्यूब। और ये जो पूरा कॉन्सेंट्रेशन है, ये जो पूरा कॉन्सेंट्रेशन है कैसे वैरी कर रहा है? अकॉर्डिंग टू टाइम वैरी कर रहा है। अकॉर्डिंग टू टाइम को मैं क्या बोलूंगा? सेकंड बोलूंगा, बराबर। ये सेकंड ऊपर चला जाएगा, और अगर मैं इनको दोनों को इनवर्स लिखूंगा, अगर दोनों को उल्टा लिखूंगा तो इसको कैसे लिख सकता हूँ? देखिए यहाँ पे इसको आई कैन राइट मोल, जो देखो यहाँ पे मोल है, यहीं पे लिख दिया मोल। ये डीएम क्यूब ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये सेकंड ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर। तो दिस इज द यूनिट फॉर एवरेज रेट। क्लियर? वे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। अभी इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है? अगर सपोज मैं कहीं भी जा रहा हूँ और मुझे अगर सपोज किसी दोस्त ने फ़ोन किया और मुझे बोला कि अभी तू अभी कहाँ है, तो मैं उसको बोलूँगा हाँ भाई मैं स्टारबक्स में हूँ, या फिर मैं कहीं पिज़्ज़ा खा रहा हूँ, या फिर कुछ भी। तो एट दैट इंस्टेंट अगर मुझे वो फ़ोन कर रहा है तो एट दैट इंस्टेंट अगर मैं उसको मेरा पोजीशन बता दे रहा हूँ, दैट इज नथिंग बट इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंट पोजीशन, इंस्टेंटेनियस रेट। अभी इस पोजीशन पे मुझे क्या क्या चीज़ें मिलेंगी? इस पोजीशन पे मुझे रेट ऑफ रिएक्शन मिलेगा कि इतने स्टेज तक कितना रिएक्शन हो चुका है और कितना बाकी है। फॉर एग्जाम्पल अगर तुमने सपोज कोई गेम डाउनलोड करने लगा दिया फ़ोन पे, और वो गेम तो ऑब्वियसली 0% से चालू होगा, तो 0% से लेके आप अभी वेट कर रहे हो कि वो 100% कब होगा। तो आप हमेशा बीच बीच में जाते हो और देखते हो कि अभी 80 हुआ है, अभी 85 हुआ है। तो एट दैट इंस्टेंट जब तुम जाते हो तो तुमको अपना रेट ऑफ डाउनलोडिंग समझ आता है। सिमिलरली दिस इज नथिंग बट इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। और इंस्टेंट कैसे देखते हैं? कभी भी अगर किसी भी स्लोप को, या फिर स्लोप इन द सेंस, अगर सपोज मैं एक ब्लैंक पेपर लेता हूँ, ब्लैंक पेपर, यस, अगर ये कोई स्लोप है, अगर ये कोई भी स्लोप हो ऐसा, अगर इस स्लोप का मुझे एट टाइम टी, इस टाइम पे मुझे अगर मुझे
उसका पोजीशन चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा पता है, मुझे उसको एक टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। क्या ड्रॉ करना पड़ेगा? टेंजेंट। अगर मैं उसको टेंजेंट निकालता हूँ देन मुझे उसका स्लोप पता चल जाएगा। समझ रहे हो? क्या मिलेगा मुझे? उसका स्लोप मिल जाएगा। ये रहा। अभी ये थोड़ा बहुत ही अजीब फिगर आया हुआ है तो मैं क्या ही कर सकता हूँ, देखते हैं छोटा फिगर ड्रॉ करने का। ओके, तो ये रहा कर्व और ये रहा टेंजेंट। निकल जा भाई, यस निकल गया। ये रहा टेंजेंट। अभी भी थोड़ा सा एरर है बट ठीक है, समझ सकते हो आप लोग मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। अगर इस पोजीशन पे मैं देखूंगा ना, इस पोजीशन पे मुझे उसका पोजीशन पता चल रहा है एट पॉइंट टी। तो वैसे ही इंस्टेंटेनियस रेट लॉ के अंदर मैंने ग्राफ प्लॉट किया हुआ है, टेक्स्ट बुक से उठाया मैंने ग्राफ। तो यहाँ पे देखिए आप रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन दिख रहा है आपको, ये रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन। रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन क्या होने वाला है? कम होने वाला है, क्योंकि क्या होने वाला है रिएक्टेंट का? रिएक्टेंट होने वाला है डिक्रीज, इसीलिए क्या कौन सा साइन आता है? माइनस साइन। तो ये डिक्रीज हो रहा है, तो मुझे अभी देखना है कि टाइम t1 पे कितना रिएक्टेंट खत्म हो चुका है। देख रहे हो? टाइम t1 पे कितना रिएक्टेंट खत्म हो चुका है मुझे देखना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक जैसे टेंजेंट ड्रॉ कर लिया। देखिए जैसे टेंजेंट ड्रॉ कर लिया। इस टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद मुझे ये पॉइंट मिल रहा है जहाँ पे मुझे समझ रहा है कि मेरा रिएक्टेंट कितना खत्म हो चुका है। समझ रहे हो? तो यहाँ पे मैंने लिखा है टेंजेंट ड्रॉन टू द कर्व होना चाहिए था, लिखता हूँ मैं यहाँ पर, टू द कर्व at time t1 gives the rate of reaction, the slope thus obtained gives the instantaneous rate of reaction। अभी मुझे यहाँ से स्लोप मिलेगा, अभी मुझे यहाँ से क्या मिलेगा? स्लोप मिलेगा। ये स्लोप से क्या होगा, मुझे से क्या मिलेगा यहाँ से? इस स्लोप से I can get the instantaneous rate। ओके, अभी सेम जो मैंने पहले सीखा एवरेज रेट के अंदर, जैसे मैंने किसी भी रिएक्टेंट को कैसे रिप्रेजेंट करना है, कि वो कंज्यूम कैसे होता है, कि वो फॉर्म कैसे होता है, वैसे ही सिमिलरली मैंने यहाँ पर रेट ऑफ कंजम्पशन, एक ही सेम रिएक्शन लिया हुआ है। देखिए सेम रिएक्शन लिया हुआ है, सेम रिएक्शन के अंदर मैं लिखा रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए अगेन। ओके, अभी ये देखो इंस्टेंटेनियस का बात कर रहा हूँ, तो चेंज क्या चेंज होने वाला है एवरेज और इंस्टेंटेनियस रेट में? देखिए बस एक सिंपल फंडा, डेल्टा है ना, डेल्टा मेरा चेंज हो जाएगा डी में। क्या हो जाएगा? डेल्टा डी में चेंज हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है? दिस रिप्रेजेंट्स एक्चुअल चेंज। ये क्या करता है? एक्चुअल स्थिति या फिर एक्चुअल पोजीशन बताता है। और ये ना मीन पोजीशन, मतलब कहीं भी एकदम 19-20 चीज। ओके, तो ये जो डी आएगा यहाँ पे डेल्टा की जगह पे, दिस विल रिप्रेजेंट द एक्चुअल पोजीशन या फिर एक्चुअल रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए। क्लियर? फॉर्मेशन ऑफ डीबी सेम देखिए, प्लस डीबी अपॉन डी। अभी रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है तो इक्विलिब्रियम होना इंपॉर्टेंट है। तो देखिए मैंने सीधा रेट ऑफ रिएक्शन लिखा है, दैट इज माइनस डी ए अपॉन डी टी एंड प्लस डी बी अपॉन डी टी। क्लियर? तो ऐसे ही मैंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, ये मन से एग्जाम्पल लिया हुआ है मैंने। ओके, तो क्या एग्जाम्पल है? 3a प्लस 2b गिव्स 2c प्लस 3e। कोई भी एक नॉर्मल एग्जाम्पल। अभी इसको लिखना कैसे? तो देखिए मेरा जो व्यू है, मेरा वो व्यू होना चाहिए कि इसके अंदर मैं कैसे इस एक रिएक्टेंट का रेट रिप्रेजेंट करूं। ओके, तो जैसे मैंने इंस्टेंटेनियस रेट लिखा है वैसे ही मैं यहाँ पे इंस्टेंटेनियस रेट लिखता हूँ। देखो डी ए अपॉन डी टी लिखा, फिर दिख रहा है ये डी बी अपॉन डी टी मैंने वापस लिखा, फिर ये डी सी अपॉन डी टी मैंने अगेन लिखा। ठीक है, ये प्रोडक्ट्स में है तो क्या होगा? ये प्लस होगा। देखिए फिर डी सी डी डी अपॉन डी टी वापस लिखा, ये क्या है? प्रोडक्ट में, इसीलिए ये प्लस है। अभी ये सब क्या है? 3 2 2 3, ये है उसके जो भी उनका अमाउंट है वो। तो हमेशा याद रखेंगे वो अमाउंट हमेशा रेसिप्रोकल जाएगा, उल्टा होके जाएगा। दिख रहे हो? यहाँ पे 3a लिखा हुआ है तो ये उल्टा होके क्या हो गया? 1/3। यहाँ पे 2 लिखा हुआ तो उल्टा होके क्या हो गया? ये 1/2। यहाँ पे 2 लिखा तो ये उल्टा होके क्या हो गया? 1/2। समझ रहे हो? मतलब ये बस अपोजिट उल्टा हो जाएगा। तो अगर मुझे ओवरऑल रेट लिखना है तो मैं क्या करूंगा? इन चारों चीजों को इक्वल कर दूंगा। देखिए मैंने यहाँ पे ओवरऑल रेट लिखा हुआ है, ठीक है, -1/3 डी ए अपॉन डी टी माइनस 1/2 डी बी अपॉन डी टी इज इक्वल टू प्लस 1/2 डी सी अपॉन डी टी प्लस 1/3 डी डी अपॉन डी टी। क्लियर? समझा यहाँ तक सबको? पक्का? तो देखिए मैं यहाँ वापस एक बार रिवाइज कर लेता हूँ कि क्या क्या सीखा अभी तक अपने।
दैट इज एवरेज रेट मैंने पढ़ लिया. एवरेज रेट वाज चेंजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्पीसीज विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम. ये मैंने पढ़ा. ओके, तो दिस इज डन. फिर मैंने देखा कि किसी भी रिएक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं. अगर वो कंज्यूम हो रहा है तो क्या लिखेंगे, दैट इज माइनस डी अपॉन डी टी. कंज्यूम हो रहा है तो माइनस आएगा, फॉर्म हो रहा है तो प्लस आएगा. ओके, उसके बाद मैंने इंस्टेंटेनियस केमिकल रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट देखा. इंस्टेंटेनियस रेट मतलब ग्राफ. ये जो ग्राफ जो मैंने उठाया ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इनको भूलना मत. देखिए ये रिएक्टेंट है तो ये कंज्यूम होगा इसीलिए नीचे जा रहा है. देखो ऐसे नीचे जा रहा है. ये प्रोडक्ट है, ये इंक्रीज होगा इसीलिए कैसे हो रहा है, ऊपर हो रहा है. एकदम उल्टा, समझ रहे, एकदम ऑपोजिट. क्लियर. फिर मैंने देखा कि डी को, डेल्टा को डी से क्यों रिप्लेस करता है. सो सॉरी. फिर दिस इज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी. उसके बाद ओवरऑल रेट लिखा मैंने, इक्विलिब्रियम होता है इसीलिए मैं दोनों साथ लिख देता हूँ. ओके, फिर ये एग्जाम्पल किया छोटा सा. अभी हम लोग जाते हैं रेट ऑफ रिएक्शन एंड रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन के पास. ओके, यहाँ से मेरा मेजर लेसन स्टार्ट होता है, मेन लेसन. कि यहाँ से हम लोग को देखेगा कि अपने पूरे लेसन का हीरो कौन रहेगा. हीरो जैसे पिक्चर होता है वैसे हीरो होता है. पिक्चर के अंदर सारे हीरोज काम करते हैं, तो वैसे ही हर एक लेसन के अंदर ना कुछ एक स्टार पॉइंट होता है जो बहुत ज़्यादा यूज होता है हर एक पॉइंट में उस लेसन के. तो उस पार्ट में हम लोग एंटर करने वाले अभी. दैट पार्ट इज कॉल्ड एज रेट ऑफ रिएक्शन एंड रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन. क्या लिखा मैंने, रेट ऑफ रिएक्शन एंड रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन. तो एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं मैं, रेट ऑफ रिएक्शन. देखिए रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. मैंने हाईलाइट कर चुका हूँ ऑलरेडी, फिर भी एक बार मैं हाईलाइट कर चुका हूँ तो मैं क्या करता हूँ, इसको जरा रिवेज कर देता हूँ. ओके, अरे बाप रे. ओके, कैसे हो रहा है इरेज. ओके, रिएक्ट एंड टी. ठीक है, तो क्या लिखा है मैंने, रेट ऑफ रिएक्शन. हमेशा जो भी रेट रहेगा रिएक्शन का वो हमेशा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करेगा. मतलब कहाँ पे, LHS पे, LHS के अमाउंट पे. अमाउंट मतलब कॉन्सेंट्रेशन, उसके ऊपर डिपेंड करेगा. क्लियर, बहुत इजी स्टेटमेंट है. रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. इजी इट इज. ओके, फिर अभी हम लोग आगे चलते, दैट इज रेट लॉ. रेट लॉ के अंदर दिस इज माई हीरो. ये है मेरा हीरो. क्लियर, ये हीरो पूरे लेसन में अपने को काम करेगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट. ओके, तो अभी हम लोग देखते हैं रेट लॉ को कैसे लिखेंगे. बहुत ही इजी है रेट लॉ भी. तो देखिए, कंसीडर अ जनरल रिएक्शन. मैंने एक रिएक्शन लिया हुआ है, A of A plus B of B gives C of C plus D of D. अभी मुझे क्या करना है, रेट लॉ लिखना है इस रिएक्शन के लिए. तो मैंने ऊपर देखा है कि रेट ऑफ रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर. तो देखिए मैं एकदम इजी तरीके से लिखता हूँ, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, है ना. रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B. क्या लिखा मैंने, रेट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B. अभी ये x एंड y जो है, x और ये y, ये क्या है हम लोग देखते हैं आगे. पहले इस कांस्टेंट, इस पहले प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा देते हैं. तो अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा. तो मेरे को सबसे फेवरेट चीज़ तो होता है k, तो इसीलिए मैं k को लेके आया. अभी इस k को हम लोग बोलते हैं रेट कांस्टेंट. क्या बोलते हैं इसको, रेट कांस्टेंट. k इज कॉल्ड एज रेट कांस्टेंट. रेट कांस्टेंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिनोमेना, उसको हम लोग देखते हैं बाद में. ओके, फिर जो यहाँ पे लिखा है मैंने एकदम इजी भाषा में, दैट इज A इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, B इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B. और ये क्या है, x एंड y आर एक्सपोनेंट्स. क्या लिखा है, x एंड y आर एक्सपोनेंट्स विच रिप्रेजेंट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. अब ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, ये एक अलग कॉन्सेप्ट है. तो देखिए, अगर ये x और ये ऊपर के y को अगर मैं प्लस करूंगा, इस x को और इस y को अगर मैं प्लस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. बहुत ही इजी फॉर्मूला, ऑर्डर इज इक्वल टू x प्लस वाई. एक्स एंड वाई कहाँ से उठाना है, रेट लॉ से. तो रेट इज इक्वल टू k कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A रेज टू x कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B रेज टू y. बाय डिफॉल्ट आपके मन में होना ही चाहिए कि अगर मैं A लिख रहा हूँ तो उसके सर पे x लिखूंगा और B लिख रहा हूँ तो उसके सर पे y लिखूंगा. ओके, अभी देखते हैं केस 1. ये ऑर्डर का क्या मतलब है. ओके, व्हाई दिस इज, व्हाई द ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो अगर सपोज केस 1 में मैंने लिया x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1. इसका मतलब क्या है,
कि जो भी पूरा रिएक्शन होगा उस रिएक्शन के अंदर अगर x y है, x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1 है, इसका मतलब x एंड y बोथ आर 1। तो मुझे बताइए x एंड y आर बोथ आर 1, देन व्हाट इज द ग्राफ फॉर x इज इक्वल टू y। कहाँ से पास होगा ये? ओरिजिन से पास होगा ना। कैसे? पुट x इज इक्वल टू 0 तो y क्या हो जाएगा? 0। पुट y इज इक्वल टू 0 तो x क्या हो जाएगा? 0। तो मुझे ओरिजिन ही मिल रहा है, तो मेरा जो भी ग्राफिकल वेरिएशन होगा ना वो ऐसे स्ट्रेट होगा, लीनियर। कैसे होगा? स्ट्रेट, लीनियर होगा एकदम। इसीलिए यहाँ पे x एंड y अगर मैं लिखता हूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरा जो भी रेट रहेगा केमिकल रिएक्शन का, दैट विल डिपेंड अपॉन बोथ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि दोनों का वैल्यू कितना है? 1। समझ रहे हो क्या कॉन्सेप्ट है ये? कि अगर ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन में अगर बोलता ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 3, मतलब इसका मतलब है कि किसी एक रिएक्टेंट का ऑर्डर 2 में है और किसी एक रिएक्टेंट का ऑर्डर 1 में है। मतलब कोई एक रिएक्टेंट इज सेकंड ऑर्डर कैन कोई एक रिएक्टेंट इज फर्स्ट ऑर्डर। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा? x प्लस वाई दैट इज 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। जैसे कि ये केस x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। अगर मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, ये रेट लॉ लिखा मैंने x एंड y का पावर सब्स्टिट्यूट करके, फिर मैंने लिखा है इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इज डबल, अगर मैं इस कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दूंगा B का कॉन्स्टेंट रखते हुए, B का कॉन्सेंट्रेशन जो है मैंने उसको छुआ तक नहीं है, वो कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है। तो A इज डबल्ड एंड B इज कॉन्स्टेंट, तो ये रेट कितने से बढ़ेगा? ये रेट कितने से बढ़ेगा? फैक्टर ऑफ 4 से बढ़ेगा। पूरा रेट जो है ना किससे बढ़ेगा? फैक्टर ऑफ 4। समझ रहे हो? रेट विल बी इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 4। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ये एमसीक्यू में बहुत बार आ चुका है पहले। रेट विल इंक्रीज एट अ फैक्टर ऑफ 4 पूछते हैं ये, ओके। फिर अभी नेक्स्ट है x इज इक्वल टू 0। अगर मुझे बताइए x अगर 0 हो गया तो आपको तो पता ही है व्हाट इज एनीथिंग रेज टू 0। अगर किसी के भी सर पे एनीथिंग रेज टू 0 होगा ना तो मेरा आंसर क्या आएगा? 1। इफ एनीथिंग रेज टू 0 इज इक्वल टू 1, देन मुझे बताइए इस रेट लॉ के अंदर x एंड y, उसमें से x तो 0 है, x 0 है तो a क्या हो जाएगा? पूरा a रेज टू 0। अगर a रेज टू 0 हो गया, अगर a रेज टू 0 हो गया तो a रेज टू 0 इज व्हाट? 1। तो पूरा जो कॉन्सेंट्रेशन है, जो पूरा जो रेट है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? B के ऊपर डिपेंड करेगा। किसके ऊपर? B के ऊपर। इसका मतलब क्या है से दैट रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? कि यहाँ पे लिखा है मेरे रेट डज नॉट डिपेंड अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A। काफी इजी, ओके। फिर नेक्स्ट केस है x इज लेस देन 0। अच्छा मुझे बताइए x इज लेस देन 0 इसका मतलब 0 से कम, मतलब -1, -2, -3 कुछ भी हो सकता है। तो मैंने एक अच्छे से एग्जांपल दिया है यहाँ पे, x इज नेगेटिव, रेट इज इक्वल टू k कॉन्सेंट्रेशन रेज टू -1। दिख रहा है? कॉन्सेंट्रेशन रेज टू -1, x नेगेटिव ना भाई, ओके। फिर अगर ये -1 है तो इसको, अगर मुझे नेगेटिव पावर स्टार्टिंग से ही पसंद नहीं है, नेगेटिव पावर और नेगेटिव लोग से दूर रहो, ओके। तो अगर ऐसा करना है तो इस नेगेटिव पावर को मुझे क्या करना पड़ेगा? पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। पॉजिटिव बनाना है तो मैं क्या करूंगा? इसको नीचे लेके जाऊंगा, नीचे मतलब डिनोमिनेटर में। देखिए अगर डिनोमिनेटर में लिखूंगा तो इसका पावर क्या हो जाएगा? 1, -1 का क्या हो जाएगा? +1। तो देखिए ये इनवर्स रिलेशन बन गया रेट और कॉन्सेंट्रेशन के बीच में। तो कहने से रेट, अगर रेट बढ़ेगा तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। सिमिलरली आई कैन से रेट इंक्रीजेस एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डिक्रीजेस। समझ रहे हो? तो ये एक एग्जांपल दिया हुआ है, इसके अंदर रेट लॉ कैसे लिखना है बस ये बताया गया है। देखिए ये दो रिएक्टेंट है बराबर, NO2 एंड CO, और ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? NO एंड CO2, ये दोनों चीजें बना रहे हैं। तो मुझे रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है। मुझे बताइए रेट ऑफ रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है? रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर। तो मैं बस यहाँ पे क्या लिखूंगा? रिएक्टेंट्स को लिखूंगा। तो रिएक्टेंट कौन कौन है ये दिख रहे हो? NO2, ये CO, ये क्या है? रिएक्टेंट्स। तो NO2 रेज टू X एंड CO रेज टू Y। इजी। अभी हम लोग ये जो रेट लॉ का जो कॉन्सेप्ट था, अगर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अगर ये अच्छे से नहीं समझा तो वी कैन नॉट डील विद केमिकल काइनेटिक्स एनी फर्दर। क्लियर? अभी हम लोग इजी पार्ट में जा रहे हैं वापस, दैट इज ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। बहुत ईजी। अभी मैंने ऊपर ही पहले जस्टिफाई कर दिया था कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होगा। ऑर्डर इज ऑलवेज इक्वल टू x प्लस वाई। देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ मैंने, ऑर्डर इज इक्वल टू x प्लस वाई। तो अगर x प्लस वाई है तो मैं यहाँ पे ना कुछ एक एग्जाम्पल लेता हूँ, ये टेक्स्ट बुक से लिया हुआ एग्जाम्पल है। तो 2H2O2 gives 2H2O plus O2। तो
इसके लिए मुझे रेट लॉ लिखना है। मुझे बताइए कितने आपको रिएक्टेंस दिख रहे हैं इस पूरे रिएक्शन के अंदर, इस रिएक्शन के अंदर आपको कितने रिएक्टेंट दिख रहे हैं? मुझे तो एक ही दिख रहा है बाबा, दिख रहा है, मुझे तो एक ही दिख रहा है। अगर एक दिख रहा है तो व्हाट इज रेट? रेट इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O2। वो मुझे बताइए, इसके ऊपर मैं बाय डिफॉल्ट x लिखूंगा ना, तो इसका जो भी x रहेगा ऑर्डर, तो मैं ऑर्डर लिखना चाहूंगा तो ऑर्डर इज इक्वल टू x प्लस वाई। अच्छा मुझे बताइए यहाँ पे दूसरा रिएक्टेंट है नहीं, तो y क्या रहेगा? 0। y क्या रहेगा? 0। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 प्लस 0, तो मेरा पूरा रिएक्शन का ऑर्डर कितना हो जाएगा? 1। तो आई कैन से द रिएक्शन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, बोल सकता हूँ इसको ये फर्स्ट ऑर्डर का। सिमिलरली दूसरा रिएक्शन देखिए, ये भी टेक्स्ट बुक से लिया हुआ है, H2 प्लस I2 गिव्स 2HR। तो H2 का x इज 1, I2 का y इज ऑल्सो 1, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। तो ये कैसा रहेगा? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। इजी है यहाँ तक? पक्का? ओके, अभी ये देखते हैं व्हाट इज की पॉइंट्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अभी ये ऑर्डर आता कहाँ से? तुमको कैलकुलेट करना होता है क्या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मतलब x कहाँ से आता है, y कहाँ से आता है? नहीं, ये तुमको नहीं करना है, तुमको बहुत इजी चीजें करनी है, जैसे कि x प्लस वाई को प्लस करना। ओके, तो व्हाट इज की पॉइंट्स? तो सबसे पहले x और ये जो y आता है ना रिएक्शन के अंदर, ये रिएक्शन के अंदर आता है एक्सपेरिमेंट से। दिस इज ऑलवेज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड। इसको हम लोग कैसे डिटरमाइन करते हैं? एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं। तो मैंने फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ इट इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड। फिर मैंने सेकंड लिखा है इट कैन बी एन इंटीजर और अ फ्रैक्शन। इंटीजर मतलब 1 2 3, फ्रैक्शन मतलब 2/3 3/4, कुछ भी फ्रैक्शन 2/5 1/2। ओके, एंड लास्ट पॉइंट इज इट कैन बी 0। अभी 0 अभी जस्ट ऊपर अपन ने देखा, देखो यहाँ पे 0 आ गया ना, ये देखो ये 0 दिख रहा है आपको, ये 0 दिख रहा है आपको, ये 0 आ गया ना, तो इसका मतलब कैन आई से द रेट ऑफ रिएक्शन और कैन ऑल्सो बी इक्वल टू 0, बोल सकता हूँ 0, तो वही बोला है मैंने। क्लियर? इजी है 3 पॉइंट्स। ओके, बहुत ही सॉर्टेड तरीके से नोट्स ट्राई कर रहा हूँ मैं आपके लिए बनाना, तो अगर इससे आपको हेल्प होता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। क्लियर? फिर नेक्स्ट टॉपिक इज मॉलिक्यूलरिटी एंड एलिमेंट्री रिएक्शन। अभी ये बहुत मस्त टॉपिक है, ये तो उंगलियों पे गिनने वाला टॉपिक है। ओके, मॉलिक्यूलरिटी एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन। अब ये एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होता है? एलिमेंट्री रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जो सॉरी पेन गिर गया था। एलिमेंट्री रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जो हमेशा एक सिंगल स्टेप में हो, सिंगल स्टेप, उसके आगे उसको हम लोग तोड़ नहीं सकते, उसको तोड़ ही नहीं सकते तुम लोग, समझ रहे हो? तो occurs in single step and cannot be broken down into simpler reactions, और simple reactions में नहीं तोड़ सकते इसको। ओके, अभी इसके लिए मेरे पास कोई डेली लाइफ एग्जाम्पल अभी फिलहाल तो मुझे कुछ क्लिक नहीं हो रहा है, बट फिर भी अगर क्लिक हुआ तो आई मे गिव दिस एग्जाम्पल इन अनदर वीडियो। ओके, तो देखिए ये ओजोन का एग्जाम्पल जो टेक्स्ट बुक से उठाया हुआ है, O3 गिव्स O2 प्लस O। सबको पता है ओजोन का प्रिपरेशन, O2 प्लस O करेंगे तो O3 आ जाएगा। मैंने बताया था ना उंगलियों पे गिनने वाला टॉपिक है, तो O3 गिव्स O2 प्लस O। तो ये रिएक्शन है ना एक ही वे में होगा, इसको मैं और तरीके से तोड़ नहीं सकता कि अगर कोई और तरीका है क्या ओजोन बनाने का, इसको मैं तोड़ नहीं सकता। क्लियर? तो दिस रिएक्शन कैनॉट ऑकर कैनॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू 2 और मोर रिएक्शंस और अदर रिएक्शंस एज वेल। ओके, ये एक ही स्टेप में होगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक इज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अभी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन नाम ही आपको कॉम्प्लेक्स है, जिंदगी कॉम्प्लेक्स पड़ी हुई पूरी। तो व्हाट इज कॉम्प्लेक्स? इट हैज, अभी ये कॉम्प्लेक्स जो चीज़ है हमेशा दिमाग को टेंशन देती है। तो देखिए मैंने लिखा है यहाँ पे कि इट हैज नंबर ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शंस। ये बहुत सारे एलिमेंट्री रिएक्शंस को अगर कंबाइन करूंगा ना तो ये बनता है, तो क्या बनेगा? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बनेगा। अभी अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है तो इसको मैं ज़्यादा स्टेप्स में तोड़ सकता हूँ क्या? यस, आई कैन ब्रेक डाउन, बिकॉज यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज नंबर ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन से बनता हुआ है। इजी। फिर नेक्स्ट टॉपिक इज मॉलिक्यूलरिटी। भाई मॉलिक्यूलरिटी क्या है? मॉलिक्यूलरिटी, मॉलिक्यूल मतलब कुछ ना कुछ तो मॉलिक्यूल से लेना देना होगा। अभी मॉलिक्यूलरिटी मतलब कितने रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं तुम्हारे एक केमिकल रिएक्शन के अंदर। हिंदी में बहुत अच्छे से बताया, नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इनटू अ केमिकल रिएक्शन। क्लियर? नंबर ऑफ
रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टेकिंग पार्ट इनटू अ केमिकल रिएक्शन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलैरिटी। तो देखिए एक एग्जांपल है, ये O3 प्लस O गिव्स 2O2, ये ऐसा कुछ मिल रहा है मेरे को। तो मुझे बताइए यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अभी करने वाले कौन रहेंगे, रिएक्टेंट साइड पे, मतलब LHS साइड पे जो भी रहेगा, LHS साइड पे जो भी रहेगा ना वो मेरा रहेगा रिएक्टेंट। क्या रहेगा, वो रिएक्टेंट रहेगा। तो गिनते हैं, चलो देखो 1 and 2, देखो 1 and 2, इसका मतलब इट मीन्स कि मॉलिक्यूलैरिटी कितना है यहाँ पे, 2 है। कितना है, 2। देखो लिखा है मैंने यहाँ पे मॉलिक्यूलैरिटी इज 2। तो मॉलिक्यूलैरिटी अगर 2 है तो उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन। और अगर अच्छा मल्टी सेलुलर यूनिसेलुलर सुना रहेगा आपने, तो ये बायोमॉलिक्यूलर है, तो अगर सिंगल वाला जो रहेगा जिसके अंदर एक ही रिएक्टेंट है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। बहुत इजी, दैट इज कॉल्ड एज यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। क्लियर। अभी नेक्स्ट टॉपिक इज ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन। अभी दोनों में क्या डिफरेंस है, अभी ऑर्डर मैंने जस्ट पढ़ा x प्लस वाई, है ना, अभी जस्ट हुआ ना पढ़ के, ऑर्डर वॉज इक्वल टू x प्लस वाई, यहाँ पे देखा मैंने ये, हाँ ये देखो यहाँ पे मैंने जस्ट देखा ऑर्डर इज इक्वल टू x प्लस वाई। तो अगर ऑर्डर x प्लस वाई, तो मॉलिक्यूलैरिटी मैंने देखा कि नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टेकिंग प्लेस, जितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल रहेंगे अगर वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको अगर गिनूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मॉलिक्यूलैरिटी। सिमिलरली अभी एक रिएक्शन लिया हुआ मैंने, मुझे इस रिएक्शन से ना इस रिएक्शन का एक रेट लॉ लिखना है। रेट लॉ तो ऑलरेडी दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में, इसका अभी तुमको पता है रेट लॉ का जो भी इसके ऊपर जो भी एक्स वाई रहेगा वो तो ऑर्डर है, वो ऑर्डर तो तुम लोग कैलकुलेट कर नहीं सकते क्योंकि वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होता है। तो यहाँ पे ये जब 2 आया है ना, ये अपना दिमाग में लगा लेना कि ये 2 यहाँ का है। ओके, ऐसा दिमाग में लगा लेना कि यहाँ का 2 मैंने ऊपर लग दिया है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो 2 है ना, दिस 2 इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड। इजी इट इज, ओके। तो 2NO2 gives 2NO2 plus O2। अभी रेट लॉ मैंने लिखा है R इज इक्वल टू KNO2 रेज टू 2। अभी मुझे बताइए, गिन के बताइए कि कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस रिएक्शन के अंदर, कितने मॉलिक्यूल कर रहे हैं, दिख रहा है आपको, 2 कर रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल्स आर पार्टिसिपेटिंग, 2 मोल्स ऑफ NO2, 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो कैन आई से द मॉलिक्यूलैरिटी इज 2। समझ रहे हैं, मॉलिक्यूलैरिटी इज 2। अगर मॉलिक्यूलैरिटी 2 है तो ऑर्डर कितना रहेगा इस रिएक्शन का, देखिए ऑर्डर तो आपको सबको दिख रहा है सर के ऊपर, x का वैल्यू कितना है, 2 है, x का वैल्यू कितना है, 2 है, y का वैल्यू कितना है, 0 है। तो ऑर्डर कितना होता है, ऑर्डर इज इक्वल टू x प्लस वाई, इसका मतलब 2 प्लस 0, तो ऑर्डर कितना आ गया, 2। अरे बाप रे, दोनों भी सेम आ गया, ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी दोनों भी सेम आ गया। अगर दोनों भी सेम आता है तो ऐसा है कि हर बार सेम आएगा, नहीं, ये कुछ रिएक्शंस में होता है। तो मैंने यहाँ पे नोट लिखा हुआ है, ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी मे और मे नॉट बी सेम। क्लियर, इट मे और मे नॉट बी सेम। समझा, पक्का, ओके। सो सॉरी, अभी हम लोग जाते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, दैट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, RDS। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, दैट इज RDS। अभी ये RDS ये क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप आपको एक बहुत ही इजी चीज होता है, बता रहा हूं मैं कि रेट डिटरमाइन, अगर आपको किसी भी टीचर का समझ नहीं आ रहा यूट्यूब के ऊपर, तो आप क्या करते हो, उसका जो भी पढ़ाने का स्पीड है वो आप थोड़ा सा कम कर लेते हो, या फिर जिसको जल्दी समझता है वो जल्दी फास्ट कर लेता है। तो अगर आप उसका स्पीड कम कर दे रहे हो तो तुमको अच्छे से समझ रहा है। तो इफ आई कैन से, अगर किसी रिएक्शन का स्पीड कम करेंगे तो तुमको समझ आएगा कि रिएक्शन स्टार्ट कैसे होता है, समझ रहे हो, तुमको समझ आएगा कि रिएक्शन स्टार्ट कैसे होता है। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज द स्लोवेस्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन। क्या होता है ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, सबसे स्लो स्टेप, स्लोवेस्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन इज कॉल्ड एज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्लियर। तो अभी हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, ये देखो ये एक टेक्स्ट बुक से उठा हुआ एग्जाम्पल है। अब इस एग्जाम्पल के अंदर 2NO2Cl gives 2NO2 plus Cl2, ये ऐसा एग्जाम्पल है। अभी ये एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, इसका मतलब मैं इसको 2 एलिमेंट्री रिएक्शन में तोड़ सकता हूँ। तो मैंने एक रिएक्शन में तोड़ा, दैट इज NO2Cl gives NO2 plus Cl, है ना, NO2Cl gives NO2 plus Cl। फिर मैंने क्या किया, इस NO2Cl
प्लस Cl कर दिया, इस ऊपर का जो NO2 है उसके अंदर मैंने और एक Cl ऐड कर दिया, तो मुझे क्या मिला NO2 प्लस Cl2, NO2 प्लस Cl2, जो कि है फास्ट रिएक्शन। तो एक आपको मैं एक हिंट दे रहा हूँ कि जो भी पहला रिएक्शन रहेगा ना जिसमें ये टूटेगा, ये जो फर्स्ट रिएक्शन दिख रहा है जिसमें टूट रहा है, इस रिएक्शन ये हमेशा रिएक्शन कैसा रहेगा, स्लो रहेगा। कैसा रहेगा, स्लो। और यही हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, यही मेरा रेट डिटरमाइन करेगा। समझ रहे हो? तो अभी मुझे ओवरऑल रिएक्शन लिखना है। ओवरऑल रिएक्शन मतलब ये दो कॉम्प्लीमेंट्री रिएक्शन को अगर दो एलिमेंट्री रिएक्शन को अगर मैं प्लस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, एक ओवरऑल रिएक्शन मिलेगा। देखो मैं प्लस कर रहा हूँ, तो NO2Cl प्लस NO2Cl गिव्स मेरे को 2NO2Cl। ये देखो ये क्लोरीन यहाँ पे जो बैठा हुआ है LHS में, और यहाँ पे एक RHS में बैठा हुआ है, दोनों सेम है ClCl। तो ये दोनों अलग अलग साइड पे बैठे हुए थे, कैंसिल हो जाएंगे। तो देखो ये कैंसिल कर दिया मैंने, कैंसिल हो गए। तो यहाँ पे क्या बचा, NO2 और ये एक NO2। NO2 प्लस NO2 क्या मेरे को क्या मिल रहा है, 2NO2 मिल रहा है। और एक क्लोरीन 2 दिख रहा है Cl2, इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया वैसे के वैसे। अभी ये रिएक्शन को और फर्स्ट जो ये मैंने यहाँ पे रिएक्शन दिया इसको कंपेयर करो, दोनों सेम है क्या, 2NO2Cl गिव्स 2NO2 प्लस Cl2, है ना ये सेम। तो इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज डिटरमाइंड बाय रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और अगर दो एलिमेंट्री रिएक्शन को मैं प्लस करता हूँ तो मुझे ओवरऑल रिएक्शन मिलता है, दैट इज अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अभी मुझे रेट लॉ लिखना है। रेट लॉ मुझे बताइए, व्हाट इज रेट लॉ? रेट लॉ इज रेट इज इक्वल टू, रेट इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यही मैंने बताया। तो देखिए रिएक्टेंट तो कितने हैं भाई, NO2Cl एक ही है, तो कैन आई राइट रेट इज इक्वल टू K NO2 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2Cl लिख सकता हूँ। अगर मुझे यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी बताना है, मॉलिक्यूलरिटी, तो मुझे बताइए मॉलिक्यूलरिटी हाउ कैन यू से, नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टेकिंग प्लेस, कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टेक प्लेस कर रहे हैं इस रिएक्शन के अंदर, 2, ठीक है 2, तो मॉलिक्यूलरिटी इज 2। अच्छा मेरे को अगर ऑर्डर लिखना है तो ऑर्डर इज इक्वल टू x प्लस वाई, मुझे बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x का वैल्यू कितना है 1, अगर x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू कितना रहेगा 0, तो 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1, इसका मतलब द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज ऑल्सो इक्वल टू 1। ओके, तो सब ने अभी तक जितना भी मैंने पढ़ाया हुआ है आपको सबको समझा है क्या, समझा होगा? ओके चलो आगे चलते हैं। अभी हम लोग देखते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। सबने सुना है बचपन से व्हाट इज इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट, है ना? तो ये सबने सुना है, तो अभी हम लोग रिएक्शन इंटरमीडिएट के अंदर देखते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होगा। तो मैंने अभी एक स्टेटमेंट लिखा है कि वो जो भी रिएक्शन में कैंसिल हो जाए, ठीक है, ये वो नहीं लिखना चाहिए था, जो बीच रिएक्शन में कैंसिल हो जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट। जो बीच रिएक्शन में कैंसिल हो जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो यहाँ पे मैंने लिखा है अभी कैंसिल होने वाला है, तो ऊपर देखते हैं जरा एक रिएक्शन के बाद नजर डालता है। देखो ये क्लोरीन यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में फॉर्म हुआ और ये दिख रहा है ये सेम क्लोरीन सेकेंड स्टेप में जाके कंज्यूम हो गया, समझ रहे हैं, मतलब कैंसिल हो गया। तो अगर मेरे को बोलना है कि व्हाट इज द रिएक्शन इंटरमीडिएट, इसके लिए इंटरमीडिएट क्या है, तो आई कैन से Cl इज माई इंटरमीडिएट, Cl इज माई इंटरमीडिएट। समझ रहे आपको, इजी है ना? ऑफ कोर्स इजी है। तो मैंने यहाँ पे इंग्लिश स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ओके, दैट इज इट इज फॉर्म्ड इन द फर्स्ट स्टेप एंड कंज्यूम्ड इन द सेकेंड। ये फर्स्ट स्टेप में फॉर्म होगा और सेकेंड स्टेप में कंज्यूम होगा। और एक इसका पॉइंट है दैट इट डज नॉट अपीयर वेन, ये अपीयर होता ही नहीं है किसके अंदर, रेट लॉ के अंदर अपीयर होता ही नहीं है। ये कुछ भी करो ये रेट लॉ के अंदर आएगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि कैंसिल होता है ना, रहेगा किधर आके, क्लियर? तो दिस वाज अबाउट रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो एक छोटा सा डिफरेंस बिटवीन है जो कि मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी लगता है इंपॉर्टेंट बिकॉज MCQ भी आ सकता है कभी कभी, एक 1 लाइन क्वेश्चन आ जाएगा या फिर एक डिफरेंस बिटवीन आ जाएगा। तो अच्छे से मन में होना बहुत, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो देखिए ऑर्डर मैंने पहले ही कहा है कि ऑर्डर हमेशा एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होगा, कुछ भी करो ये एक्सपेरिमेंट से ही आएगा। मॉलिक्यूलरिटी तुमने उंगलियों पे गिना, इसका मतलब यू कैन डिटरमाइन इट बाय थियोरेटिकल, है ना, बाय थियोरेटिकल यू कैन डिटरमाइन इट। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, इट इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन, और यहाँ पे थियोरेटिकली डिटरमाइन। फिर उसके बाद ऑर्डर क्या था, ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन, मतलब दोनों को अगर प्लस करेंगे, मतलब एक्स एंड वाई को अगर प्लस करेंगे तो मुझे क्या आएगा, ऑर्डर आएगा। तो अगर मैं एक्स एंड वाई को प्लस करता हूँ तो मुझे ऑर्डर मिलता है।
और मॉलिक्यूलरिटी क्या है, अगर मैं उंगलियों पे रिएक्टेंट को गिन सकता हूँ, अगर मैं गिनूंगा रिएक्टेंट्स को तो मेरे को समझेंगे कि हाँ भाई इतने 3 रिएक्टेंट पार्टिसिपेट किए हैं, 2 किए हैं, 1 किया है। तो इसका मतलब इट इज नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन द एलिमेंट्री रिएक्शन। क्लियर इट इज। उसके बाद ऑर्डर, ऑर्डर इट वाज आल्सो, इट इज, मैंने की पॉइंट्स में लिखा हुआ है कि इट मे बी एन इंटीजर, फ्रैक्शन और जीरो। पर मुझे बताइए ये मॉलिक्यूलरिटी के अंदर कोई भी रिएक्टेंट आधा काम करेगा क्या? नहीं, ये पूरा ही काम करेगा ना, तो इट इज ऑलवेज एन इंटीजर, इट इज ऑलवेज एन इंटीजर। और जीरो तो हो ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि अगर कुछ भी रिएक्ट करेगा नहीं तो कुछ बनेगा ही नहीं। समझ लो टॉपिक, समझ लो क्या बोल रहा हूँ। अगर कुछ रिएक्ट ही नहीं करेगा तो बनेगा क्या? घंटा, कुछ नहीं बनेगा। समझ रहे हो? तो दिस इज व्हाट इज ऑल अबाउट केमिकल काइनेटिक्स टिल टुडे। ओके, तो मैं हर दिन अभी रेगुलरली वीडियोस को पोस्ट करूंगा और ट्राई करूंगा कि जल्दी से जल्दी आई कैन हेल्प यू ऑल गाइज with this notes, with the investment which I have done right now. तो I'll try to give my best और आपको भी पढ़ना पड़ेगा। Meanwhile मैं हमेशा कोई ना कोई questions या फिर कुछ ना कुछ देते रहूँगा हमेशा। ओके, तो मैं एक ग्रुप बनाने का सोच रहा हूँ टेलीग्राम पे, तो अगर आप सब लोग ज्वाइन करोगे तो आई कैन डेफिनेटली डिस्ट्रीब्यूट द पेपर्स और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो, जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हो, कैसे उसको लर्न करना है, टाइम टेबल्स कि टाइम टेबल कैसे बनाना है, फॉलो कैसे करना है, कॉन्सेंट्रेट कैसे करना है, फोकस्ड कैसे रहना है, बहुत सारे इश्यूज होते हैं स्टूडेंट लाइफ के अंदर, उसको कैसे डील करना है। तो आई कैन डेफिनेटली हेल्प यू विद दैट। क्लियर इट इज। तो आई होप अभी ये क्लियर हो गया है इतना लेसन। दिस वाज अराउंड 8 to 9 पेजेस ऑफ योर टेक्स्ट बुक, जो कि मैंने इतने शॉर्ट में बताया है। दिस इज अराउंड, बहुत छोटा बताया हुआ मैंने। तो आप सब इसको ध्यान में रख के यूज योर ओन वर्ड्स टू राइट द आंसर्स, डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अभी हम लोग कल जो स्टार्ट करेंगे दैट विल बी एन इंटीग्रेटेड रेट लॉ टॉपिक। तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ इज द हार्ट ऑफ केमिकल काइनेटिक्स और इससे ही मुझे बाकी सारे चीज़ें आएंगे। अभी रेट लॉ तो मैंने पढ़ चुका हूँ, तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ भी हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे। जो भी वीडियो देख रहे हैं, फॉर दैम थैंक यू एंड कीप स्टडिंग and keep grinding. क्लियर? चलो फिर मिलते हैं कल के वीडियो में।